अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम ब्रिटिश संविधान के विकास को पढ़ रहे थे। ब्रिटिश संविधान के विकास के कुछ पॉइंट और रह गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गौरवपूर्ण क्रांति। 1685 में चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका भाई जेम्स द्वितीय गद्दी पर बैठा। उसने केवल 3 वर्षीय राज्य करा था। उसने संसद की अनुमति के बिना कानून को अवैध घोषित करने का अधिकार धारण कर लिया था। इससे संसद की जो महत्ता थी वो कम हो गई और जो संसदीय नेता थे वो जेम्स द्वितीय से अप्रसन्न हो गए और संसद की महत्ता के कम होने के कारण उन्होंने जेम्स द्वितीय के विरुद्ध ऑरेंज के राजकुमार विलियम तृतीय को इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। विलियम तृतीय ने जेम्स द्वितीय को हरा दिया और वह फ्रांस भाग गया और इस प्रकार बिना किसी रक्तपात के परिवर्तन हो गया। इसे ही इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये इसलिए गौरवपूर्ण क्रांति है कि इसके द्वारा संसद ने राजा या शासन की निरंकुशता पर रोक लगाई और संसदीय प्रभुसत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया था। यह परिवर्तन जो हुआ था, संसदीय प्रभुसत्ता को स्थापित करने का प्रयास, यह बिना किसी क्रांतिकारी परिवर्तन के और बिना रक्तपात के हुआ था। इसलिए इसे गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। जब इंग्लैंड के शासन पर विलियम और मेरी दोनों इंग्लैंड के शासक बन गए, तब इस अवसर पर संसद ने सम्राट के सम्मुख एक अधिकार पत्र रखा जिसको बिल ऑफ राइट्स 1689 कहा जाता है और सम्राट से इस अधिकार पत्र को मनवाने में संसद सफल हो गई थी। इस अधिकार पत्र की निम्न मुख्य बात थी जिसने ब्रिटेन के संविधान के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और राजा की तुलना में संसद की शक्ति को व्यापक करा और ब्रिटेन में लोकतंत्र की स्थापना की ओर कदम बढ़ाया। इस अधिकार पत्र का पहला मुख्य बिंदु ये था कि राजा संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी कर नहीं लगा सकता था। दूसरा था कि राजा को कम से कम वर्ष में एक बार संसद की बैठक आवश्यक रूप से बुलानी होगी। तीसरा, संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा कोई सेना नहीं रख सकता था। चौथा, राजा अपने हित के लिए किसी नवीन न्यायालय की स्थापना नहीं कर सकता था। पांचवा, संसद में जनता के प्रतिनिधियों को भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। यदि हम अधिकार पत्र के इन पांचों बिंदुओं को देखें तो यह स्पष्ट है कि इनके द्वारा राजा की शक्तियों को तो कम किया गया और संसद की शक्तियों को बढ़ाया गया। संसद की प्रमुखता राजा के ऊपर रखी गई या राजा जो एक निरंकुश राजतंत्र था उसको सीमित राजतंत्र में परिवर्तित करने का जो प्रयास किया गया था वो इस अधिकार पत्र के द्वारा किया गया था। छठा जो ब्रिटेन के संविधान में विकास का काल है वो हैनोवर काल है और हैनोवर काल में संसदीय लोकतंत्र का विकास किया गया था। हैनोवर काल 1714 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। राजा के ऊपर संसद की जो सर्वोच्चता है वो तो अधिकार पत्र 1689 के द्वारा स्थापित हो गई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे राजा की शक्तियां सीमित होती गई। हैनोवर वंश का जॉर्ज प्रथम जब ब्रिटेन के सम्राट बने तब वहाँ से ही संसदीय जनतंत्र का विकास प्रारंभ हुआ जिसने 20वीं सदी तक संसदीय लोकतंत्र को ब्रिटेन में पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया था। संसदीय लोकतंत्र जो हैनोवर काल में विकसित होना प्रारंभ हुआ उसके कुछ चरण हैं। पहला है राजा की वास्तविक शक्तियों का पतन। 1689 के अधिकार पत्र के द्वारा संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी, लेकिन हैनोवर वंश के जो राजा थे वो मंत्रियों की नियुक्ति और पदच्युति करने में उन्होंने अपनी शक्ति अपने हाथ में ही रखी थी। लेकिन हैनोवर काल में
मंत्रियों की नियुक्ति और पदच्युति का जो अधिकार राजा के पास था वो धीरे धीरे संसद के पास पहुंच गया और रानी विक्टोरिया तक आते आते मंत्रियों की नियुक्ति और पदच्युति के संबंध में सम्राट का जो ये अधिकार था ये नाम मात्र का या संवैधानिक अधिकार मात्र रह गया था। तो इसका तात्पर्य ये था कि मंत्री अपनी नियुक्ति और पदच्युति उनकी ये सम्राट के द्वारा की जाती थी, लेकिन अंतिम रूप से इसके ऊपर नियंत्रण संसद का था। नंबर 2 चरण हुआ मंत्रिमंडलीय प्रणाली का विकास हुआ। हमने जैसे पूर्व में पढ़ा था कि राजा के द्वारा कवाल या कैबिनेट का उदय हुआ था और जो कैबिनेट में मुख्य रूप से जो प्रमुख मंत्री थे वो होते थे और राजा के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती थी। लेकिन हैंनरोवल काल तक मंत्रिमंडलों की बैठकों की अध्यक्षता सम्राट करता था और मंत्रिमंडलीय प्रणाली का पूर्ण विकास नहीं हो पाया था। हैंनरोवर राजा जॉर्ज अंग्रेजी भाषा से परिचित नहीं थे, साथ ही इंग्लैंड की राजनीति में भी उनकी कोई रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने कैबिनेट की अध्यक्षता करना बंद कर दिया, जहां पहले सम्राट के द्वारा कैबिनेट की अध्यक्षता की जाती थी। सम्राट के निर्देश पर हिंग पार्टी के नेता रॉबर्ट वालपोल ने कैबिनेट की अध्यक्षता करना शुरू करा और एक तरीक़ा से वालपोल ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इसके बाद धीरे धीरे ये एक परंपरा के रूप में स्थापित हो गया कि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी, अर्थात प्रधानमंत्री पद का उदय हुआ और मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाने लगी सम्राट की जगह। तीसरा चरण है लोक सदन का लोकतंत्रीकरण हुआ। हमने देखा कि 17वीं सदी में संसद ने सर्वोच्चता प्राप्त कर ली थी और वो पर्याप्त शक्तिशाली भी हो गई थी, लेकिन संसद में जो प्रतिनिधित्व था वो सामंतों का, जमींदार वर्ग का, लॉर्ड्स और इन सब का था और वो जनता के बहुत छोटे से भाग का ही प्रतिनिधित्व करते थे। अतः अब यह मांग उठे जाने लगी कि जो संसद है वो जनता का व्यापक रूप से प्रतिनिधित्व करे और वो तभी कर सकती थी जब जनता को व्यापक रूप से मताधिकार प्रदान किया जाए। सबसे पहले 1832 में एक सुधार कानून पारित हुआ और इसके द्वारा मध्यम वर्ग के लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। फिर समय समय पर 1867 में, 1884 में और 1918 के सुधार कानूनों के द्वारा मत अधिकार को व्यापक किया गया। अंतिम तौर पर 1928 के अधिनियम के आधार पर सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को स्वीकार करते हुए 21 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी स्त्री पुरुषों को मताधिकार प्रदान कर दिया गया। 1928 के अधिनियम के बाद देखा जाए तो संसद व्यापक प्रतिनिधित्व वाली संस्था हो गई और पूर्ण रूप से जब वयस्क मताधिकार स्थापित कर दिया गया ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में लोकतंत्र की स्थापना 1928 के व्यापक मताधिकार के आधार पर लोकतंत्र पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। चौथा चरण था लोक सदन की तुलना में लॉर्ड सभा की शक्तियों में कमी। 18वीं सदी तक लोक सदन और लॉर्ड सभा ब्रिटेन की संसद के 2 सदन थे। लॉर्ड सभा की शक्तियां लोक सदन से ज़्यादा थी। लॉर्ड सभा में क्योंकि सामंतों, पोप, पादरियों और आदि जो उच्च वर्ग था उसका प्रतिनिधित्व था। अब क्योंकि लोक सदन सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, इसलिए ये माना जाने लगा कि लोक सदन क्योंकि सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए जो वास्तविक रूप से जो शक्तियां हैं वो लोक सदन के पास होनी चाहिए। इसलिए लोकतंत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोक सदन की तुलना में लॉर्ड सभा की शक्तियां को कम किया जाना जरूरी हो गया था। 1832 के सुधार कानून के द्वारा कानून लॉर्ड सभा की इच्छा के विरुद्ध पारित हुआ था और इसके साथ ही लॉर्ड सभा की शक्तियां कम होनी प्रारंभ हो गई थी।
1911 के संसदीय अधिनियम के द्वारा यह स्थापित किया गया कि वित्तीय विषयों के संदर्भ में अंतिम जो शक्ति है वो लोक सदन के पास होगी। 1949 के संसदीय अधिनियम के द्वारा लॉर्ड सभा की विधायी अन्य शक्तियों को भी लोक सदन की तुलना में कम कर दिया गया और इस तरह से इंग्लैंड में लोकतंत्र की पूर्ण रूप से स्थापना कर दी गई। इस प्रकार यदि हम देखें तो ब्रिटेन के संविधान का जो विकास हुआ है वो एक लंबी अवधि में जाकर हुआ है। लगभग 1400 वर्ष के संवैधानिक विकास के आधार पर ब्रिटेन ने अपने संवैधानिक और राजनीतिक स्थिति को प्राप्त किया है। ब्रिटेन के संवैधानिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ब्रिटेन में ये जो संवैधानिक विकास हुआ है अधिकांशतः शांतिपूर्ण हुआ है, यद्यपि कभी कभी इसके लिए गृह युद्ध भी हुआ, लेकिन अधिकांशतः शांतिपूर्ण ढंग से रहा है। और इस तरह से ब्रिटेन में जहाँ राजतंत्र शासन व्यवस्था थी वहाँ राजतंत्र से लोकतंत्र का परिवर्तन धीरे धीरे लंबी अवधि में हुआ है और जो कि अन्य देशों के लिए एक उदाहरण है।